सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया को जमानत याचिका पर सुनवाई के समय जांच एजेंसी से पूछा, शराब नीति से जुड़े राजनीतिक पार्टी को फायदा हुआ तो वह मामले में आरोपी क्यों नहीं है। इसके बाद ईडी ने कानूनी सलाह ली। अब दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। आरोप है कि शराब घोटाले में जो भी पैसा इधर उधर हुआ उसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने दूसरे राज्यों में चुनाव के समय इस्तेमाल किया। अगर आपको आरोपी बनाया गया तो राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग के बारे में भी बहस शुरू हो जाएगी। आज इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग की पूरी कहानी, फंडिंग कैसे मिलती है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, कैश और बॉन्ड के जरिए कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट में बदला जा सकता है और कैसे इससे सरकार की नीतियां प्रभावित होती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। देश में राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग के सभी तरीकों और उनके जरिए पार्टियों को मिलने वाले रकम का हिसाब किताब करें तो साफ हो जाता है कि फंडिंग का यह काला खेल मोटे तौर पर 3 तरह से चल रहा है। पहला कैश, दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड और तीसरा विदेशी कंपनियों से लिया जाने वाला डोनेशन। सबसे पहले कैश चंदे के बारे में जानते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को 2000 रुपये से ज़्यादा का चंदा कैश में नहीं दे सकता। 2000 रुपये से ज़्यादा का चंदा डीडी, चेक या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के जरिए या इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही दिया जा सकता है। पहले यह लिमिट 20,000 रुपये तक हुआ करती थी। इसे 2018 में एक फाइनेंस बिल के जरिए 2000 रुपये कर दिया गया। कोई व्यक्ति अगर 2000 रुपये से ज़्यादा का चंदा देता है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट यानी आरपीए के अंतर्गत पार्टी को डोनर का नाम चुनाव आयोग को बताना होता है। 2000 से कम चंदा देने पर चंदा बताने वाले का नाम बताने की ज़रूरत नहीं होती। दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई शख्स इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 20,000 से ज़्यादा का चंदा देता है तो उसका नाम गोपनीय रखा जाता है। राजनीतिक पार्टियां कैश को कैसे एडजस्ट करती हैं, अब ये महत्वपूर्ण है, इसको समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी पार्टी को 1 लाख रुपए दिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के मुताबिक पार्टी को चंदा देने वाले इस शख्स का नाम चुनाव आयोग को बताना होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं था। दरअसल पार्टियां इस कैश के चंदे को 2-2 हज़ार रुपये में अलग अलग चंदे के रूप में दिखा देती हैं। इस तरह उन्हें चंदा देने वालों का नाम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साफ है, इस तरह कैश के रूप में मिलने वाली बड़ी रकम को पार्टियां 2-2 हज़ार रुपये के चंदे में बांटकर पूरी तरीके से एडजस्ट कर देती हैं। मतलब यह है कि 2018 में चंदा देने की सीमा को 20,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये करने का काले धन के खेल पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। बदलाव सिर्फ इतना हुआ है कि पहले पार्टियों की बड़ी से बड़ी रकम को 20-20 हज़ार रुपये में बांट कर दिखाना होता था और अब इसे 2-2 हज़ार रुपये में करके बांट कर दिखाकर पूरी रकम को एडजस्ट कर दिया जाता है। राजनीतिक दल ये छुपाने में कामयाब हैं कि नकदी के तौर पर मिला चंदा कहाँ से आया है, किसने दिया है। इससे ब्लैक मनी को भी बढ़ावा मिल सकता है। अब बात करते हैं राजनीतिक चंदे की। सबसे बड़ा जरिया है इलेक्टोरल बॉन्ड। ये इलेक्टोरल बॉन्ड एक बेयरर चेक की तरह होता है। इस पर ना तो बॉन्ड खरीदने वाले का नाम होता है और ना ही उस पार्टी का नाम जिसे ये दिया जाता है। आमतौर पर केंद्र सरकार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10-10 दिन के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के समय तय करती है। इसके लिए देश में 29 एसबीआई ब्रांच तय किए गए हैं। कोई भी भारतीय नागरिक, हिंदू, अविभाजित परिवार, कोई भी कंपनी, फर्म, लोगों की कोई एसोसिएशन और कोई भी एजेंसी इस बॉन्ड को खरीद सकती है। ये बॉन्ड 5 तरह से होते हैं: 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के बॉन्ड। अब कौन सी पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकती है? दरअसल इसकी 2 शर्तें होती हैं। पहला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी ही इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकती है और दूसरा, इस पार्टी को ठीक इससे पहले हुए विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हो। साफ है कि नई और छोटी पार्टियों के लिए यह घाटे का सौदा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेने वाली 5 टॉप पार्टियों के नाम भी आपको बता ही चलते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेने वाली 5 सबसे बड़ी पार्टियों के नाम भी आपको बता देते हैं। पहली है बीजेपी, जिसको 5,271 करोड़ रुपए मिले। कांग्रेस को 952 करोड़ रुपए। एआईटीसी यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ रुपए। बीजेडी यानी बीजू जनता दल को 622 करोड़ रुपए और डीएमके
431 करोड़ रुपए इसके जरिए उनको मिले हैं। अब ये समझते हैं कि कैसे 2017 में विदेशों से चंदा लेने का रास्ता साफ किया गया। 2017 में विदेशी कंपनियों से चंदा लेने का रास्ता साफ करने के लिए सरकार ने पहले से बने 3 प्रमुख कानूनों में बदलाव किए हैं। पहला है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA, दूसरा है फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 154 और तीसरा है कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 182। इससे राजनीतिक दलों को विदेश से चंदा लेने की खुली छूट मिली हुई है। अब जानते हैं इस कानून में बदलाव की वो कहानी जिससे दिल्ली हाई कोर्ट से दोषी पाए जाने के बावजूद किस तरह बीजेपी ने खुद को और कांग्रेस को कानूनी कार्रवाई से बचा लिया। चलते चलते आपको बताते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को कॉरपोरेट्स की तरह बनाए गए ट्रस्ट के जरिए मिलने वाली फंडिंग के बारे में भी। कॉरपोरेट फंडिंग के 2 तरीकों में पहला तरीका है इलेक्टोरल ट्रस्ट का। भारत में कुल 22 इलेक्टोरल ट्रस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे अमीर और सक्रिय प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट है। कंपनियां इलेक्टोरल ट्रस्ट को पैसा देती हैं और फिर ये ट्रस्ट यही पैसा पॉलिटिकल पार्टी को चंदे के रूप में देता है। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 182 के तहत इलेक्टोरल ट्रस्ट में चंदा देने वाली कंपनी कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी कंपनी अपने पिछले 3 सालों के नेट प्रॉफिट का औसत 7.5% से ज़्यादा का चंदा नहीं दे सकती है। कंपनी को अपने बही खाते में राजनीतिक चंदे को दिखाना ज़रूरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी भी ज़रूरी है। नियमों को तोड़ने वाली कंपनियों को दिए गए चंदे के 5 गुना पेनल्टी तक देना होता है। इलेक्टोरल ट्रस्ट का हिस्सा काफ़ी कम है, ऐसे में इसके ज़रिए घालमेल की संभावना कम ही होती है। हालांकि जानकार ये भी कहते हैं कि इलेक्टोरल ट्रस्ट की शुरुआत भी इस बात को छिपाने के लिए की गई कि किस तरह कॉरपोरेट घराने ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया है। इस तरह हमने समझा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को किस तरीके से चंदा मिलता है और किन किन तरीकों से वो पैसा रेज कर सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। इसी तरीके के और रोचक वीडियोस को देखने के लिए आप फॉलो कीजिए डेली लाइफ।